उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे अधिकारी की पिटाई कर दी गई। बुरी तरह उन्हें पीटा गया, प्लेटफॉर्म पर घसीटा गया, घसीटते हुए थाने ले जाया गया। और मारपीट का आरोप किस पर लगा? आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवानों पर लगा। जिनसे मारपीट हुई उनका नाम नरेंद्र चाहर बताया गया। कैंट रेलवे स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट है वो। उनका कहना है एक महिला चलती ट्रेन के पीछे भाग रही थी, यह देखकर उन्होंने ट्रेन रुकवा दी। नरेंद्र चाहर के मुताबिक ट्रेन रुकी तो रेलवे पुलिस के कुछ जवानों ने महिला को पकड़ लिया और चेन पुलिंग का आरोप लगाया, जुर्माना भरने के लिए कहा। नरेंद्र चाहर प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद थे। उन्होंने रेलवे पुलिस के जवानों को समझाया कि ट्रेन उन्होंने रुकवाई थी और कोई चेन पुलिंग नहीं हुई। नरेंद्र चाहर ने आरोप लगाया, इतना सुनते ही रेलवे पुलिस के जवान उन पर भड़क गए, उन्हें गालियां देने लगे, मारपीट करने लगे। रेलवे पुलिस के जवानों ने भी नरेंद्र चाहर पर गालियां देने के फिर आरोप लगाए, उन पर बदसलूकी करने के आरोप लगाए। इसी बात पर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर बवाल हो गया। नरेंद्र चाहर से रेलवे पुलिस के कुछ जवान भिड़ गए। आरपीएफ के जवानों ने नरेंद्र चाहर को पकड़ लिया। एक जवान कॉलर पकड़े नजर आए, जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाने लग गए, उन्हें खींचने लगे। लेकिन नरेंद्र चाहर इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो अड़ गए कि वो वहां से नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत में वहां से नहीं हिलेंगे। हंगामा हुआ तो नरेंद्र चाहर के कुछ साथी भी वहां पहुंच गए। आरपीएफ के जवानों से वो उलझ गए और फिर बहस होने लगी, हाथापाई हो गई, धक्का मुक्की हो गई। इस पर प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई, लोगों की भीड़ लग गई। आरपीएफ के जवान नरेंद्र चाहर को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ गए। किसी ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया, किसी ने उन्हें उनके हाथ पकड़ लिए, कोई कॉलर पकड़े रहा। नरेंद्र चाहर भी उनका विरोध करते रहे, खुद को छुड़ाने की कोशिश करते रहे। उनके साथी भी रेलवे पुलिस के जवानों से छुड़ाने में जुटे रहे। नरेंद्र चाहर और उनके साथियों ने रेलवे पुलिस के जवानों को समझाने की कोशिश की, बार बार समझाते रहे कि उनकी कोई गलती नहीं है, ट्रेन में चेन पुलिंग नहीं हुई है। लेकिन रेलवे पुलिस के जवान शांत नहीं हुए, वो आग बबूला नजर आए। वो ये आरोप लगाते रहे कि नरेंद्र चाहर ने उन्हें गालियां दी। हमारे साथ चलेंगे पहले। आरपीएफ के जवान और रेलवे के अधिकारियों के बीच प्लेटफॉर्म पर झड़प होती रही, हंगामा होता रहा। कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन बीच बचाव करने का कोई फायदा नहीं होता दिखा। रेलवे पुलिस के जवान डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र चाहर को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। वो उन्हें थाने ले जाने की बात पर अड़े रहे, कॉलर पकड़कर उन्हें खींचते रहे, आरोप लगाते रहे कि नरेंद्र चाहर ने उन्हें गालियां दी, उनके साथ बदसलूकी की, अभद्र व्यवहार किया। नरेंद्र चाहर ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन रेलवे पुलिस के जवान यह मानने को तैयार नहीं हुए। वो नरेंद्र चाहर पर बुरी तरह भड़के रहे। आरपीएफ के एक अधिकारी नरेंद्र चाहर का कॉलर पकड़े रहे, उन्हें वहां से ले जाने की कोशिश करते नजर आए। रेलवे पुलिस के दूसरे जवान भी उनका साथ देते रहे। बताइए नरेंद्र चाहर और उनके साथी रेलवे पुलिस के जवानों के सामने डटे रहे, उनके सामने खड़े रहे, विरोध करते रहे, समझाते रहे कि नरेंद्र चाहर को छोड़ दें, उन्हें जाने दें। लेकिन आरपीएफ के जवानों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, झड़प होती रही, मारपीट की नौबत आ गई। चलिए हमारे साथ। गला पकड़ रहा है, गला पकड़ रहा है। जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं। अरे भाई साहब जबरदस्ती कर सुनो, कहीं नहीं आएगा ये, नहीं कहीं नहीं आएगा। प्यार से चलो, नहीं आएगा भाई साहब इसको मत पकड़, इसको मत पकड़। प्लेटफॉर्म पर हंगामा होता रहा। रेलवे पुलिस के जवानों और रेलवे के अधिकारियों के बीच कहासुनी होती रही, बहसबाजी होती रही, तू मैं होती रही। वंदे भारत उधर चलो, गाड़ी पड़ रही है, कोई भी पिटो, गाली दोगे तो हमें वर्दी में गाली दोगे हमें, गाली दोगे। अरे भाई क्या पकड़ रहा है, वर्दी में गाली दोगे। ये वर्दी में नहीं है क्या? बात बढ़ती चली गई। जवानों ने नरेंद्र चाहर को चारों तरफ से घेर लिया, पकड़ लिया।
उन्हें वहां से ले जाने लग गए। नरेंद्र चाहर के साथी उनके सामने खड़े हो गए, उनका विरोध करते रहे। आरपीएफ के जवान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। सस्पेंड होना, हमको सस्पेंड होना है। हाँ, सस्पेंड होना है, बस हमको सस्पेंड होना है। सस्पेंड होना है, आप कराओ। काफी देर तक आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हंगामा होता रहा, अफरा तफरी मची रही। आरपीएफ के जवानों ने डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र चाहर को थाने ले जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। दूसरी तरफ नरेंद्र चाहर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। रेलवे पुलिस के जवानों का विरोध करते रहे, उनके साथी भी विरोध करते रहे, समझाते रहे कि ट्रेन में चेन पुलिंग नहीं हुई। महिला की जान बचाने के लिए ही नरेंद्र चाहर ने ट्रेन रुकवाई थी। नरेंद्र चाहर ने आरोप लगाया कि रेलवे पुलिस के जवानों ने उनकी एक नहीं सुनी, उनकी एक भी बात नहीं मानी, उन्हें जबरदस्ती थाने ले जाने लगे, प्लेटफॉर्म पर घसीटते हुए। रेलवे पुलिस के जवानों ने उन्हें प्लेटफॉर्म पर गिरा दिया, उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। नरेंद्र चाहर फर्श पर छटपटाते रहे, इधर उधर पैर चलाते रहे, उनकी पकड़ से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तभी आरपीएफ के 2 जवानों ने उनके पैर पकड़ लिए और फिर उन्हें वहां से उठाकर ले जाने लग गए। आसपास कई लोग खड़े नजर आए, कुछ लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाते रहे। करीब 300 मीटर तक नरेंद्र चाहर को प्लेटफॉर्म पर घसीटा गया। कुछ दूसरे लोग भी रेलवे पुलिस के जवानों की मदद करते नजर आए। एक आदमी ने पीछे से उनकी पैंट पकड़ ली, उन्हें खींचता दिखाई दिया। तभी उन्होंने एक जवान के पैर पकड़ लिए, पैर पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रेलवे पुलिस के जवानों के आगे उनकी एक नहीं चली। एक दूसरे वीडियो में रेलवे पुलिस के जवान नरेंद्र चाहर को उनके ऑफिस से बाहर निकालते नजर आए। वो उनका विरोध करते रहे। 3 लोग उन्हें बाहर निकालने में जुटे रहे, उनके बीच खींचतान होती रही, हाथापाई होती रही। नरेंद्र चाहर जमीन पर गिर गए। वो गिरे तो उनके साथ रेलवे पुलिस के एक अधिकारी भी जमीन पर गिर गए। नरेंद्र चाहर ने उन्हें पकड़ लिया, तभी रेलवे पुलिस के जवानों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर थप्पड़ चलाने लग गए। गाली बक रहा है, दरोगा को गाली बक रहा है वो। अरे कहाँ गाली बकी है भाई साहब? नरेंद्र चाहर को थाने ले जाने में रेलवे पुलिस के पसीने छूट गए। किसी तरह उन्हें थाने ले जाया गया। नरेंद्र चाहर ने रेलवे पुलिस के जवानों पर मारपीट के आरोप लगाए, गाली गलौज के आरोप लगाए, बदतमीजी के आरोप लगाए। और नरेंद्र चाहर के परिवार ने आरोप लगाया कि आरपीएफ थाने में भी उनकी पिटाई की गई। उन्हें इस तरह मारा पीटा गया जैसे कि वो कोई अपराधी हो। इस घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों ने आरपीएफ के थाने के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र चाहर भी अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ डीआरएम के बंगले पर धरना देने पहुंच गए। इसका पता चलने पर बीजेपी के सांसद राजकुमार चाहर भी वहां पहुंच गए। वो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने वहां मौजूद आरपीएफ के अधिकारियों को खूब भड़काया, खूब डांटा, खूब फटकारा। हाथ में लगाने की वजह से तो मुझे आना पड़ा है। मुझे आदेश मिला कि साथ में कौन आदेश कर रहा है? आदेश मिला है, खुद की बुद्धि भी होती है कि पब्लिक से कैसे डील किया जाता है। बात करें सर, बात करें। इसलिए तो मुझे आना पड़ा कि एक स्टेशन मास्टर को घसीट कर ले जा रहे हैं। सांसद राजकुमार चाहर ने नरेंद्र चाहर से मुलाकात की, उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया, इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। इस दौरान नरेंद्र चाहर ने उनके सामने पूरी घटना बताई, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, सब कुछ बताया। मैंने बोला कि गाड़ी मैंने रुकवाई है और गार्ड साहब का रिकॉर्डिंग भी है कि हवाई गाड़ी मैंने आपके कहने पे ही रोकी है, कोई इसमें चेन पुलिंग नहीं हुई है। उसके बावजूद इन्होंने नहीं माने और मेरे को सीधा जवाब दिया, तेरे बाप का स्टेशन देखिए। नरेंद्र चाहर का कहना है कि रेलवे पुलिस के जिन जवानों ने उनके साथ मारपीट की, वो सभी लोग उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। सांसद राजकुमार चाहर ने भी रेलवे के अधिकारियों के आरोपियों पर एक्शन लेने की मांग की। इस मामले में एक्शन लेते हुए घटना में शामिल आरपीएफ के 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। आरपीएफ स्टाफ द्वारा डिप्टी स्टेशन अधीक्षक के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहा था। मामले का तत्काल संज्ञान लिया गया एवं आरपीएफ कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। घटना की जांच के लिए रेलवे की तरफ से एक कमेटी भी बना दी गई। दूसरी तरफ डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र चाहर की शिकायत पर पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया।
इधर राम मंदिर दान चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया। राम मंदिर दान चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट के साथ केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच कर रही एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। अयोध्या के राम मंदिर के बाद राजस्थान के नागौर जिले में मौजूद बुटाटी धाम में 22 करोड़ रुपए के गबन के आरोप लगे। एसडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर को दान में मिले सोने और चांदी के जेवर गायब मिले। रिपोर्ट में मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े 11 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनकी संपत्ति कुर्क करने की सिफारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को लोक अदालत में जाकर बातचीत के जरिए समझौता करने के निर्देश दिए। वाराणसी में 21, 22 और 23 जुलाई को विशेष लोक अदालत लगाई जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक लड़की के साथ बाजार में घूम रहे एक लड़के को भीड़ ने जमकर पीट दिया, मार मार कर खून निकाल दिया, बाल नोच दिए। लड़की ने बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी धक्का मुक्की की गई, बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। जिन लोगों ने हमला किया उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय के उस लड़के ने अपनी पहचान छिपाई, पहले झूठ बोला, फिर पकड़े जाने पर सच्चाई कबूल कर ली। उनके मुताबिक लड़के ने पहले अपना नाम आशु शर्मा बताया, फिर जब उससे उसका गोत्र पूछा गया तो वो ये नहीं बता सका, गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद ही कबूल कर लिया कि वो मुस्लिम समुदाय का है। लड़के के साथ जो लड़की थी वो हिंदू समुदाय की बताई गई। उसने अपने हाथ पर ओम का टैटू बनवा रखा था। दोनों को बाजार में एक साथ देखकर कुछ लोगों ने टोका, उनसे पूछताछ शुरू कर दी। जब लड़के ने अपनी असली पहचान बताई तो लोग भड़क गए, गुस्से से आग बबूला हो गए। तमतमाते हुए उन्होंने उस लड़के के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते उन लड़कों ने मुस्लिम समुदाय के उस लड़के को पीटना शुरू कर दिया। उस लड़के को उन लोगों ने किसी जानवर की तरह पीटना शुरू कर दिया। चेहरे पर मुक्का मारा, घूंसे मारे, कोहनी मारी, लात मारी। पूरी ताकत लगाकर वो उस लड़के पर हमला करते रहे। वो लड़का चीखता चिल्लाता रहा। लड़के के साथ मौजूद लड़की ने बीच बचाव किया। अपने दोस्त को बचाने के लिए वो हमलावरों से भिड़ गई, लेकिन हमलावरों ने उसे पकड़कर दूर कर दिया। हमलावरों से बचने के लिए वो एक दुकान की तरफ भागा, लेकिन उन लड़कों ने उसे उस दुकान के सामने दबोच लिया। वो उसे तब तक मारते रहे जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं निकलने लगा। उसके बाल नोच लिए, साथ में जो लड़की थी उसके साथ भी बदसलूकी की। लड़की ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गई, रोना शुरू कर दिया। उसने पिटाई कर रहे लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन हमलावरों ने उस लड़के को नहीं छोड़ा। लड़की जमीन पर बैठ गई, बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने लड़की को वहां से हटाने की कोशिश की। इस दौरान उसके साथ धक्का मुक्की हुई। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, हमला कर रहे लड़कों को शांत करवाया, उस लड़के को बचाया, लड़की को भी सुरक्षित किया, लेकिन करीब 40 मिनट तक वहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। खबर मिलने पर पुलिस वाले पहुंच गए, लड़के को अपनी गाड़ी में बैठा लिया, लड़की को भी अपने साथ थाने ले गए। हंगामा कर रहे लोगों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन लड़कों को भी थाने बुला लिया जिन पर उस लड़के को पीटने के आरोप लगे। पुलिस ने जानकारी दी कि लड़की और मुस्लिम समुदाय का वो लड़का एक साथ पढ़ते थे। दोनों जिला परिषद मार्केट में मिले, एक दुकान पर कुछ खा रहे थे, तो कुछ लड़कों ने उनके साथ पूछताछ शुरू कर दी। बहस हो गई, बवाल हो गया। मारपीट के बाद लड़की ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 5 लड़कों पर एफआईआर दर्ज की, नामजद उनके नाम पर, और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा और फिर तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस कह रही है जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई उनमें एक
शिवसेना शिंदे गुट के जिला अध्यक्ष हैं और आरोप लगा उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लड़के को पीटा था। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की पहचान के लिए वीडियो की पड़ताल शुरू कर दी। जिनको चिन्हित कर लिया गया था तो उन पे नामजद मुकदमा लिखा गया और बाकी जो लोग हैं वो अज्ञात हैं। उनका सक्सेसफुली आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनके ऊपर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशांत शर्मा नाम के लड़का वहां मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि बाजार में वो लड़का और उसके साथ मौजूद लड़की गलत हरकतें कर रहे थे, इसी वजह से उन लोगों ने उन्हें टोका था और नाम पूछा तो लड़के ने झूठ बोला था। यह प्रशांत शर्मा ने दावा किया। तो भैया आपको बॉडी तो क्या नाम, तो भैया आपको बॉडी तो क्या नाम है आपका? इन्हें बताया सचिन आशु शर्मा। इत्तेफाक से मैं भी शर्मा जी हूँ। मैंने बोला भाई शर्मा जी कौन से गोत्र है आपका? लड़का वहां फंस गया जी। लड़के ने कुछ नहीं बताया। फिर लड़का बोला भैया मैं तो मुसलमान हूं, थाने बोल रहा। मारपीट करने और लड़की के साथ गलत व्यवहार करने के आरोपों से प्रशांत शर्मा ने इनकार किया। उन्होंने दावा किया भीड़ इतनी ज्यादा थी कि गुस्से में लोगों ने उस लड़के को पीटा। आपको पता है परिसर में कितनी बड़ी मार्केट है, वहाँ कितने लोग आओगे? मैंने सबको बताया। और मारपीट इतनी हमें नहीं पता, हम किसे बचाओगे? वहाँ हजारों की भीड़ थी, भीड़ का कोई चारा नहीं होता। इतने को रोके, सबके घर में माँ बहन बेटी है, कल को सबके दिक्कत हो सकती है साहब। लड़की की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई उसके मुताबिक घटना के वक्त वो अपने साथ दोस्त के लिए दवा लेने के लिए बाजार गई थी। वहीं पर उनके साथ बदसलूकी हुई, मारपीट की गई। पुलिस ने भरोसा दिया हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर मुंबई की एक लोकल ट्रेन में एसी खराब होने से कई लोग बेहोश हो गए, ऐसा बताया गया। मुंबई की एक लोकल ट्रेन में एसी खराब होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। एसी ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां भी इस दौरान बंद रहने की वजह से लोगों को घुटन होने लगी और कई यात्रियों को सांस लेने तक में दिक्कत हुई। हालांकि करीब 15 मिनट बाद ट्रेन का एसी ठीक हो गया। मुंबई के पास ठाणे में एक फुटओवर ब्रिज पर लगा एक बैनर अचानक टूटकर नीचे से गुजर रहे एक मोटरसाइकिल सवार के सिर पर गिर गया। हालांकि हेलमेट पहना होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार को चोट नहीं आई। जो बैनर गिरा वो किसी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए अवैध तरीके से लगाया गया था। इस घटना के बाद लोगों ने बैनर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। दिल्ली के मधु विहार इलाके में ड्यूटी पर तैनात पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपनी सरकारी पिस्तौल से खुद को गोली मारी और जान दे दी। हालांकि शुरुआती जांच में आत्महत्या की वजह का पता नहीं चल सका। इधर दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर ही उनकी हत्या कर दी। बीच सड़क पर उन्हें गोली मार दी। हत्या के बाद पुलिस कांस्टेबल फरार हो गए। पुलिस उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके, हत्या की वजह का पता लगाया जा सके। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक पति पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। वो दोनों देर रात करीब 2 बजे स्कूटर पर एक साथ निकले थे। रास्ते में उनके बीच जमकर कहासुनी हुई। पुलिस का कहना है कि कहासुनी के बाद आरोपी कांस्टेबल ने अपनी पत्नी को गोली मार दी, उन्हें सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। वो स्पॉट है जहां पर उसकी पत्नी को गिरी हुई हालत में देखा गया सीसीटीवी फुटेज में, क्योंकि आरोपी पति और पुलिस कांस्टेबल मनीष भाटी ने अपने पिस्टल से अपनी पत्नी पर फायर कर दिए और उसके बाद यहां से फरार होता भी दिख रहा है। वो महिला सड़क के किनारे पड़ी हुई थी, खून से लथपथ थी। उसी वक्त एक व्यक्ति वहां से गुजर रहे थे। वो उन्हें पास के ही के अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। फिर देखा तो वहाँ पे एक लड़की पड़ी थी, वो लहूलुहान थी। फिर उसके बाद हम लोग जल्दी हमने ऑटो बुलवाया, ऑटो में उसको मतलब भिजवाया लाल बहादुर के लिए। घटना के बाद कांस्टेबल की पत्नी से जुड़ा एक पुराना मामला भी सामने आया। 1 साल पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस के महिला सेल से शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि कांस्टेबल उनसे मारपीट करते थे, उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, उन्हें जान से मारने की धमकी देते थे। हालांकि बाद में उनके बीच समझौता हो गया था और इसके 1 साल बाद कांस्टेबल की पत्नी की हत्या हो गई और हत्या का आरोप फरार चल रहे उनके पति पर ही लगा। उधर पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में खान सर को अग्रिम जमानत दे दी। पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग सेंटर फायरिंग विवाद मामले में खान सर और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों समेत 6 लोगों को अग्रिम जमानत दे दी। ये मामला पिछले महीने खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर फायरिंग की घटना से जुड़ा है। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के निदेशक रोशन आनंद और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। बिहार के हाजीपुर में हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया।
पुलिस के मुताबिक उन दोनों आरोपियों ने कुछ दिन पहले जमीन विवाद में सेना के एक जवान और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गोहत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इधर यूट्यूबर सौरभ जोशी ने दावा किया कि E20 पेट्रोल से उनकी लग्जरी एसयूवी कार की माइलेज में भारी गिरावट आ गई। उन्होंने अपनी मर्सिडीज कार को चलाते हुए एक वीडियो बनाया कि उनकी कार की माइलेज लगातार गिरती चली गई, बहुत कम हो गई। यह सब E20 पेट्रोल की वजह से हुआ, जिससे गाड़ी की माइलेज अचानक घट गई। उनके दावे के बाद मर्सिडीज बेंज कंपनी ने एडवाइजरी जारी की। कंपनी ने भरोसा दिया उसकी सभी BS6 मानक वाली पेट्रोल गाड़ियों को E20 पेट्रोल से कोई नुकसान नहीं है, यह सुरक्षित तरीके से चल सकती हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। E20 फ्यूल में 20% एथेनॉल मिला होता है। यूट्यूबर सौरभ जोशी ने दावा किया उनकी गाड़ी की माइलेज एथेनॉल के कारण ही घट गई। उन्होंने E20 पेट्रोल पर सवाल उठाया, अपनी महंगी कार की क्षमता पर सवाल उठाया। दावा किया कि पहले उनकी मर्सिडीज कार ज्यादा माइलेज देती थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी कार की माइलेज कम होती गई, इतनी कम कि उनकी चिंता बढ़ गई। हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की। भाई ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है। भाई ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी। भाई वीडियो में सौरभ जोशी के साथ उनकी पत्नी अवंतिका भट्ट भी दिखी। उन्होंने दावा किया कि इतनी महंगी गाड़ी खरीदी, भारी भरकम पैसा खर्च किया, लेकिन E20 के कारण माइलेज घट गई और उसने उन्हें डरा दिया और इतनी कम माइलेज में वो कैसे गाड़ी चला पाएंगी। सौरभ जोशी के मुताबिक उन्होंने इस समस्या से बचने के लिए इसी कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद ली ताकि उन्हें फिर माइलेज को लेकर सोचना ना पड़े। हालांकि बाद में मर्सिडीज ने साफ किया कि जितनी भी BS6 मानक वाली गाड़ियां हैं कंपनी की, वो E20 के लिए बनी हैं, इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद समेत 5 आरोपी दोषी करार दिए गए। दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया गया। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि 6 लोगों को बरी कर दिया गया। पंजाब के मोहाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कुछ स्कूलों और मेयर के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए दी गई धमकी में 17 जुलाई को बम धमाका करने की बात लिखी गई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक दस्तों को अलर्ट पर रखा गया। 17 जुलाई को ही प्रधानमंत्री का पंजाब पहुंचने का कार्यक्रम है। बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को विदेश दौरे के लिए फंड देने वालों की जानकारी मांगी और प्रियंका गांधी के वायनाड नहीं जाने पर भी सवाल खड़े किए। जनता ये पूछना चाहती है कि पिछले इतने दिनों में राहुल गांधी थे कहां, किससे मिले, किसने राहुल गांधी को फंड किया। उधर चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से में बाढ़ के कारण भारी तबाही मच गई। वहां बावी नाम के तूफान ने कोहराम मचा दिया। कई शहरों में भीषण बारिश हुई, बाढ़ आ गई, रिहायशी इलाके तक डूब गए, सैकड़ों गाड़ियां पानी में समा गई, लोगों का जीना मुहाल हो गया, सड़कों पर पानी भर गया, मकानों में पानी भर गया। हालात इतने भयावह हो गए कि 28 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और चीन के हेबे प्रांत में तो सैलाब आ गया। कई गाड़ियां उस सैलाब में बहती दिखी, खिलौनों की तरह बहती दिखी। उन गाड़ियों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया। पानी का तेज बहाव उसे बहाता हुआ काफी दूर ले गया। कुछ गाड़ियां सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट से टकरा गईं, रुक गईं, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि स्ट्रीट लाइटें भी हिलने लगीं। सबसे ज्यादा नुकसान तो चीन के जिजियांग प्रांत में हुआ। बावी तूफान ने वहां के कई इलाकों में हाहाकार मचा दिया। तेज हवाएं चलती रहीं, लगातार बारिश होती रही। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई पेड़ जड़ समेत उखड़ गए, कुछ की डालियां टूट गईं, सड़क पर गिर गईं। एक इलाके में भीषण बारिश के बीच पहाड़ खिसक गया, सड़क पर मलबा इकट्ठा हो गया, बिजली के खंभे टूट गए। इस बीच सड़क से मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। जिजियांग प्रांत के एक और इलाके में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। वहां भी बिजली का एक खंभा टूट गया, सड़कें टूट गईं, कई मकान टूट गए, लोगों की परेशानी बढ़ गई। फिर एक क्रेन की मदद से उस खंभे को सीधा किया गया।
जजियांग के ज्यादातर इलाके बाढ़ से बेहाल हो गए, बांध उफान पर आ गए, सड़कों पर कई फीट पानी इकट्ठा हो गया, नाले बंद हो गए, जगह जगह पेड़ टूटकर गिर गए, पहाड़ टूटकर गिर गए, सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। कुछ इलाकों में मशीनों के जरिए सड़कें साफ की गई, पंप की मदद से साफ की गई, पानी हटाया गया। इधर बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भीषण बाढ़ आ गई तो 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 10 लाख से ज्यादा लोगों पर असर हुआ, लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर पहाड़ भी खिसक गए, इसने परेशानी और बढ़ा दी। आने जाने का रास्ता ही पूरी तरह बंद हो गया। राहत और बचाव का काम भी रुक गया। इस बीच बारिश लगातार होती रही, लोगों को कहीं भी राहत नहीं मिली। वहां के मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि भारी बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। ऐसे में लोग अलर्ट रहें, सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। लेकिन बारिश ने कई इलाकों को इस तरह डुबो दिया कि लोगों का बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में खूब पानी बरसा, इतना कि कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आ गई, नदी नाले उफान पर आ गए। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है चटगांव, वो किसी टापू की तरह बन गया। एक इलाके में बाढ़ के पानी का स्तर इतना ऊपर हो गया कि ज्यादातर मकानों की सिर्फ छतें ही बच सकी, बाकी का हिस्सा बाढ़ में डूब गया। लोगों के घरों में बारिश और कीचड़ फैल गया, वो उसे बाहर निकालते दिखे। कई लोग अपने घरों की छतों पर चले गए जान बचाने के लिए, डूबने से बचने के लिए। बाहर निकालने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। कुछ जगहों पर लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हालात इतने बिगड़ गए कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने का फैसला कर लिया। उनके घरों में कीचड़ भर जाने से ज्यादातर चीजें बर्बाद हो गई, खाने पीने तक का सामान नहीं बचा। जो कुछ बचा था वो उसे लेकर निकल पड़े। पानी में डूबी सड़कों को पार किया। जो लोग नहीं निकल सके उनके लिए राहत और बचाव की टीमों ने नावों से खाना पहुंचाया, पानी पहुंचाया। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के कारण दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश हुई। लगातार बारिश हुई तो चटगांव में बाढ़ आ गई, कॉक्सेस बाजार में बाढ़ आ गई, दक्षिण पूर्वी हिस्से के कई दूसरे इलाकों में बाढ़ आ गई। चारों तरफ कोहराम मच गया। इधर असम के लखीमपुर में भीषण बाढ़ आ गई तो वहां हालात बिगड़ गए। असम के लखीमपुर में भीषण बाढ़ की वजह से खेत से लेकर कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में घुस गया और लोग उफनते सैलाब के बीच रहने के लिए मजबूर हो गए। उत्तराखंड के कोटद्वार में लगातार हो रही बारिश के बाद नदी नालों में आए उफान की वजह से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। वहां जगह जगह पर एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई और प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की। उधर ईरान की आईआरजीसी सेना ने अमेरिका के कई सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। उसने अमेरिकी हमलों का जवाब दिया, पलटवार किया और पश्चिम एशिया के उन देशों में एक बार फिर बमबारी कर दी जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, जहां अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं। इसी कड़ी में आईआरजीसी ने कुवैत की धरती पर अमेरिका को गहरे जख्म देने का दावा किया कि उसके हवाई हमले ने वहां अमेरिका के 3 सैनिकों की जान ले ली। लेकिन अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया, कहा कि ईरान झूठ बोल रहा है, झूठे दावे कर रहा है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं। सैनिकों की मौत होना तो दूर की बात, कोई जवान घायल तक नहीं हुआ, यह कहना अमेरिका का। जबकि ईरान का दावा है उसके सैनिकों ने जोरदार प्रहार किए, दुश्मन के हर हमले का जवाब उसे उसी की भाषा में दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। मिसाइलों के बदले मिसाइलों की बारिश कर दी, ड्रोन के बदले ड्रोन की बौछार कर दी, अमेरिका के कई एयरबेसों को दहला कर रख दिया। ईरान की आईआरजीसी सेना ने मिसाइल हमले का एक वीडियो भी जारी किया। ईरान के किस इलाके से यह किया गया इसकी जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन आईआरजीसी के जवानों ने कुछ ही देर के अंदर कई खतरनाक मिसाइलें लॉन्च कर दी। इससे पहले अमेरिका के लड़ाकू विमान एक बार फिर ईरान में घुस गए थे। पिछले 2 दिन में वहां कई हमले किए। ईरान के दक्षिणी हिस्से के लगभग 1 दर्जन इलाकों में हमले किए। उसकी सेना के अड्डों पर हमले किए, जहां मिसाइलों का जखीरा रखा था वहां हमले किए, जहां आत्मघाती ड्रोन का जखीरा रखा था वहां हमले किए, जहां एयर डिफेंस सिस्टम तैनात थे वहां हमले किए। ईरान में 140 से ज्यादा ठिकानों को तहस नहस करने का दावा अमेरिका ने किया था। इसी के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। उसने एक बार फिर अमेरिका के उन एयरबेसों को टारगेट किया जो उसके पड़ोसी देशों में मौजूद है। ईरान ने वहां बारूद की बारिश कर दी, कतर में बमबारी कर दी, बहरीन में बमबारी कर दी, कुवैत में बमबारी कर दी, इजराइल के पड़ोसी जॉर्डन में बमबारी कर दी।
हालांकि जॉर्डन ने दावा किया कि ईरान ने उस पर जो मिसाइलें मारी उसने उन्हें नाकाम कर दिया, उन्हें हवा में बर्बाद कर दिया, टारगेट पर फटने से पहले ही मार गिराया। लेकिन ईरान के मुताबिक उसकी कई मिसाइलें तय किए गए टारगेट पर गिरी, सटीक निशाने पर फटी। उनमें सैकड़ों किलो बारूद भरा था। बारूद से भरी मिसाइलें फटी तो जबरदस्त विस्फोट हुए। ईरान की आईआरजीसी सेना का दावा है कि उसकी मिसाइलों ने कुवैत की हवाई सुरक्षा को भेद दिया, उसकी एयर स्पेस में घुस गईं और वहां अमेरिका के एक एयरबेस पर जाकर फट पड़ी। और इस हमले में अमेरिका के 3 जवानों की मौत हो गई, कई जवान घायल हो गए। हालांकि अमेरिका ने ईरान के इस दावे को फर्जी बताया। उसने दावा किया दुश्मन की सेना अमेरिका को कोई भी नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुई। और ईरान और अमेरिका में चल रही लड़ाई के बीच यमन का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भयंकर धमाकों से दहल उठा। वहां मिसाइल हमला किया गया। कुछ ही देर के अंदर कई मिसाइलें दाग दी गईं। जहां विमान उतरते हैं उस रनवे पर भी मिसाइल दाग दी गई। जबरदस्त विस्फोट हुए। हमला होते ही अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। यमन के हूथी लड़ाकों ने इस हमले के आरोप सऊदी अरब पर लगाए, बदले की धमकी भी दे डाली। खबर है कि उन्होंने एक यात्री विमान को अगवा कर लिया, उसके पायलटों को बंधक बना लिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि यमन की राजधानी सना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बमबारी की गई, मिसाइलें बरसा दी गईं। पहली मिसाइल फटते ही इतना तगड़ा धमाका हुआ कि पूरा एयरपोर्ट परिसर हिल गया, मानो भूकंप आ गया। डर के मारे लोगों का बुरा हाल हो गया। इतने में दूसरी मिसाइलें भी दंदनाती हुई पहुंच गई। वो रनवे पर उस जगह फटी जहां से विमान उड़ान भरते हैं, जहां लैंड होते हैं। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव की वजह से पूरे पश्चिम एशिया में खलबली मची हुई है। हालात इतने नाजुक बन चुके हैं कि कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। इसी बीच सना के एयरपोर्ट पर बमबारी की गई। ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाकों ने इस मिसाइल हमले के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार बताया और उसे सबक सिखाने की धमकी दी। सऊदी अरब का पड़ोसी यमन लंबे वक्त से गृह युद्ध की आग में जल रहा है। वहां की राजधानी सना समेत देश के बड़े हिस्से पर 2014 से ही हूथी लड़ाकों का कब्जा है। वहां उनका शासन चलता है। वो यमन की सेना और सरकार को दुश्मन मानते हैं, उनसे लड़ते आए हैं, जबकि सऊदी अरब यमन की सरकार का समर्थन करता है। इसीलिए हूथी लड़ाकों और सऊदी अरब के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। वो एक दूसरे पर हमले भी करते रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि जिस वक्त सना के एयरपोर्ट पर मिसाइलें गिरी, उसी वक्त वहां ईरान का एक प्लेन उतरने वाला था। रिपोर्ट कहती है यमन की सरकार ने उसे अपनी एयर स्पेस का उल्लंघन माना और हमला बोल दिया। बाद में यमन के रक्षा मंत्रालय ने हमले की जिम्मेदारी भी ली, लेकिन हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि इसके पीछे सऊदी अरब का भी हाथ है, उसने भी मदद की। इसीलिए वो उस पर भड़क गए और बदले की धमकी दी। रिपोर्ट कहती है हूथी लड़ाकों ने सना एयरपोर्ट पर खड़े एक विमान को अपने कब्जे में ले लिया, उसके पायलटों को बंधक बना लिया। वो विमान दुनिया भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था रेड क्रॉस का बताया गया। इधर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा से एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बल के जवानों ने अमेरिका के एक नागरिक को हिरासत में ले लिया। सुरक्षा बल के जवानों के मुताबिक अमेरिकी नागरिक के पास उसकी पहचान से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं मिले, जिसके बाद उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। अमेरिका ईरान युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $79 प्रति बैरल तक पहुंच गई। उधर फुटबॉल के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल का टाइम आ गया है, लेकिन यहां ज्यादातर पब्लिक को अंदाजा नहीं कि एक सेमीफाइनल ऐसा होने जा रहा है जिसमें जानी दुश्मन आमने सामने है। और कहते हैं फैसला इस मैच में खुद भगवान करते हैं। खेल खेल की दुश्मनी नहीं है, वो जंग का इतिहास है दोनों का, और बात भगवान तक भी पहुंच गई थी। सौभाग्य की एक बात यह कि फुटबॉल में दिलचस्पी ना भी हो, तब भी यह पता होना चाहिए कि इंग्लैंड और अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मैच कोई आम मैच नहीं होता है। यह वो मैच होता है जिसमें एक बार भगवान ने गोल किया था। जी, भगवान ने। यह मैच जंग से कम नहीं माना जाता है। जो फुटबॉल के शौकीन हैं, उनमें भी ज्यादातर पब्लिक को
पता नहीं कि ये जानी दुश्मनों की जंग क्यों कही जाती है, क्योंकि इनके बीच खूनी जंग भी हो चुकी है 1982 में। दोनों देशों का इतिहास बदल दिया था उस जंग ने। उससे पहले भी फुटबॉल के मैदान में बड़ा ड्रामा हो चुका है इनके बीच, उससे पहले भी हो चुका है, बाद में भी हो चुका है ड्रामा, और बीच में खुद भगवान तक को घसीट दिया गया था। अर्जेंटीना है दक्षिण अमेरिका में, ये तो आप जानते ही हो। दक्षिण अमेरिका में यूरोप से लोग आए थे बसने और अलग अलग देश वहां बना लिए थे। तो अर्जेंटीना में स्पेन का राज होता था, वहां स्पेनिश भाषा ही बोली जाती है। अर्जेंटीना के तट से 480 किलोमीटर दूर समुद्र में छोटे छोटे टापुओं का एक समूह है जिनको अर्जेंटीना के लोग कहते हैं मालविनास और ब्रिटेन के लोग कहते हैं फॉकलैंड आइलैंड्स। अर्जेंटीना का दावा रहा है वो भी स्पेन के साम्राज्य का हिस्सा होते थे 19वीं सदी में, इसलिए वो अर्जेंटीना का हिस्सा है। जबकि ब्रिटेन का कहना है 1833 से वहां ब्रिटेन का राज है। तो ना तो वो स्पेन के थे ना ही अब अर्जेंटीना के, तो वो तो ब्रिटेन का हिस्सा है। 1982 में अर्जेंटीना में मिलिट्री का शासन होता था। मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल लियोपोल्डो गल्तिएरी। आर्थिक संकट आया हुआ था अर्जेंटीना में, गरीबी थी, महंगाई से हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे माहौल में अर्जेंटीना की सेना ने फॉकलैंड टापुओं का मुद्दा उठा दिया और अपना दावा ठोक दिया फिर से। अब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर। अर्जेंटीना की सेना ने शायद सोचा था कि ब्रिटेन 12,000 किलोमीटर दूर है, तो प्रधानमंत्री थैचर फैसले नहीं ले पाएंगी और ब्रिटेन की सेना मुकाबला नहीं कर पाएगी उनके इलाके में। तो 2 अप्रैल 1982 को अचानक अर्जेंटीना ने फॉकलैंड टापुओं पर हमला कर दिया और कब्जा कर लिया टापुओं पर। लेकिन मार्गरेट थैचर ने अपनी नौसेना भेज दी और जंग शुरू हो गई। समुद्र में भयानक जंग चली, हवाई हमले हुए, मिसाइलें चली, टापुओं पर सैनिक जमीन पर आमने सामने तक आ गए। हफ्ते बीतते गए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बस बीतते चले गए। प्रधानमंत्री थैचर का सबसे बड़ा इम्तिहान थी यह जंग, क्योंकि यह ब्रिटेन से 12,000 किलोमीटर दूर समुद्र में लड़ी जा रही थी। और फिर बड़ा मोड़ जंग में तब आया जब ब्रिटेन की एक पनडुब्बी ने पानी के अंदर अंदर वार करके अर्जेंटीना का जहाज डुबो दिया। 300 नौसैनिक बर्फीले समुद्र में डूब गए। याद रखिए अर्जेंटीना पृथ्वी के दक्षिण में है, तो वहां मौसम उत्तर के हिस्से से उल्टा होता है। मई जून में वहां सर्दी होती है, तो बर्फीले पानी में 300 नौसैनिक डूब गए। अर्जेंटीना की नौसेना ने ब्रिटेन के कई युद्धपोतों पर फिर जवाबी हमला जरूर किया, लेकिन ब्रिटेन की नौसेना ने आखिर अर्जेंटीना की नौसेना को घेर लिया और अर्जेंटीना को सरेंडर करना पड़ा था। 14 जून 1982 को अर्जेंटीना की सेना ने शर्मनाक सरेंडर किया। 74 दिन तक युद्ध चला, पूरी दुनिया इस युद्ध से हिल गई थी। 649 सैनिक अर्जेंटीना के मारे गए, 255 ब्रिटेन के। लेकिन जैसे बांग्लादेश युद्ध ने इंदिरा गांधी को सबसे ताकतवर बना दिया था, इसी तरह इस युद्ध के बाद मार्गरेट थैचर बहुत ताकतवर बनकर उभरी थी। और अर्जेंटीना की सेना का तो तख्ता पलट ही हो गया था युद्ध के बाद, और वहां नई सरकार आई थी। लेकिन इस युद्ध के बाद फिर वर्ल्ड कप आ गया। उसकी बात करने से पहले उससे पहले की बात भी समझनी जरूरी है। दोनों देशों का युद्ध फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहले भी हो चुका था। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप एक ही बार जीता है, 60 साल पहले 1966 में। तब वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था। क्वार्टर फाइनल में मुकाबला अर्जेंटीना के साथ था। तब क्या होता था, ये येलो कार्ड और रेड कार्ड वाला सिस्टम नहीं था। मैच में जर्मनी के रेफरी ने अर्जेंटीना के कप्तान एंटोनियो रतन को बहस करने के आरोप में मैदान से बाहर जाने का आदेश दे दिया। अब अर्जेंटीना के कप्तान का कहना था उनको रेफरी की भाषा ही समझ में नहीं आ रही, और वहीं अड़े रहे मैदान में। रेफरी ने पुलिस बुलाई, कप्तान को उठवाकर मैदान से बाहर करवा दिया, और 10 खिलाड़ियों की होगी अर्जेंटीना। इंग्लैंड ने मैच जीत लिया और फिर आगे चलकर वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन अर्जेंटीना मानता है इंग्लैंड ने वो चीटिंग करके जीता था वर्ल्ड कप। क्वार्टर फाइनल भी चीटिंग करके जीता था, उनके कप्तान को बाहर करके जीता था। तो अर्जेंटीना मानता ही नहीं कि इंग्लैंड उस वर्ल्ड कप का हकदार था। वो खटास थी। उसके बाद 1982 में जंग हो गई फॉकलैंड टापुओं पर। जंग में अर्जेंटीना हार गया। उसके बाद आया 1986 का वर्ल्ड कप, मेक्सिको में हो रहा था। 1986 के क्वार्टर फाइनल में फिर अर्जेंटीना और इंग्लैंड आमने सामने आ गई। युद्ध की ये यादें अभी ताजा थी। मैदान पर माहौल तनावपूर्ण था, दोनों तरफ के फैंस भावुक थे, पुराना बदला लेने का मौका मिल रहा था। अर्जेंटीना की टीम में एक जादुई खिलाड़ी था, डिएगो मैराडोना। नाम तो सुना होगा आपने। छोटा कद, लेकिन फुटबॉल के जादूगर जैसे माने जाते थे। वो गरीब परिवार से आए थे, पूरे अर्जेंटीना का हीरो बन चुके थे। मैच शुरू हुआ, दूसरे हाफ में कुछ देर बाद मैराडोना गेंद लेकर आगे बढ़े। अचानक गेंद इंग्लैंड के लंबे गोलकीपर पीटर शिल्टन के पास पहुंची। दोनों कूदे,
शिल्टन हाथ ऊपर करके गेंद रोकने की कोशिश कर रहे थे, मैराडोना भी उछले और सर से गेंद को गोल की तरफ धकेला और एक जबरदस्त हेडर से गोल कर दिया। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी आग बबूला हो गए। लोगों को समझ में नहीं आया हुआ क्या। आजकल जैसी तकनीक नहीं होती थी उस टाइम। रेफरी ने गोल दे दिया था, लेकिन टीवी रिप्ले में दिखा कि मैराडोना ने सर के साथ हाथ भी लगाया था बॉल को और मुट्ठी से गेंद को जोर से पंच मारकर गोल में डाला था। लेकिन रेफरी ये देख नहीं पाए थे। गोल दे दिया। गोल हाथ से हुआ था, गोल लेकिन दे दिया। अर्जेंटीना 1-0 से आगे हो गया। मैराडोना ने बाद में पता क्या कहा था कि गोल कैसे हुआ? बोला थोड़ा मेरा सिर से, थोड़ा द हैंड ऑफ गॉड, भगवान के हाथ से। यानी वो जानते थे कि गोल हाथ से हुआ है। हालांकि कुछ ही मिनट बाद मैराडोना ने वो कमाल करके दिखाया था कि पूरी दुनिया दंग रह गई थी। अपनी टीम के आधे मैदान से वो गेंद लेकर दौड़े, एक के बाद एक 4-5 इंग्लैंड के खिलाड़ियों को चकमा देते हुए वो मैदान में ऐसे जैसे खड़े ही ना हो, ऐसे चकमा देते हुए गेंद उनके पैरों से जैसे चिपकी हुई थी। मैराडोना दौड़े और आखिर में अकेले गोलकीपर के सामने पहुंचे और खूबसूरती से गेंद को गोल में डाल दिया था। वो गोल फुटबॉल इतिहास का अब तक का सबसे शानदार गोल माना जाता है, पूरे इतिहास का। उससे बेहतर गोल आज तक कोई नहीं माना जाता। तो 2-1 से मैच जीत लिया था अर्जेंटीना ने। दूसरा गोल तो इतिहास माना जाता है, पहला गोल हैंड ऑफ गॉड। और मैराडोना ने बाद में खुलकर कहा कि हाथ वाला गोल युद्ध में मारे गए अर्जेंटीना के उन युवा सैनिकों का बदला था जिन्होंने अपनी जान दी। अर्जेंटीना के लोगों के लिए वो 1966 के इंग्लैंड की वर्ल्ड कप का भी बदला था और 1982 के युद्ध का भी बदला था। 1998 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें फिर मिली। डेविड बेकहम को उस मैच में रेड कार्ड मिला, पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना जीत गया। 2002 में भी फिर मिली, इंग्लैंड जीत गया। लेकिन पिछले 24 साल से दोनों टीमें आमने सामने नहीं आई हैं वर्ल्ड कप में। आग अभी तक ददक रही है दोनों में। अब 2026 विश्व कप का सेमीफाइनल है, जो जीतेगा फाइनल में जाएगा। लेकिन इन दोनों टीमों के बीच का मैच सिर्फ मैच नहीं होता, जंग से भी ज्यादा होता है। पब्लिक ही नहीं देखती। मैराडोना ने तो भगवान को ही घसीट लिया था इस जंग में। जानी दुश्मन फिर आमने सामने है, 100 बात की एक बात। इधर भारत की महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का टारगेट दिया था और स्कोर का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 186 रन पर ऑल आउट हो गई। यह मैच इसलिए खास था क्योंकि लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर पहली बार महिलाओं का टेस्ट मैच कराया गया था। टीम इंडिया के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम के कोच बन सकते हैं। ईसीबी ने एक रोज पहले ही ब्रैंडन मैकलम को टेस्ट कोच के पद से हटाने की जानकारी दी थी। नए कोच को लेकर जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें राहुल द्रविड़ के साथ एंडी फ्लावर, एंड्रू क्लिंटॉफ और जस्टिन लैंगर का नाम भी शामिल है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर लगातार मिली हार के बाद आईसीसी की T20 रैंकिंग में टीम इंडिया को करारा झटका लगा। आईसीसी की T20 रैंकिंग में टीम इंडिया पहले पायदान से खिसककर दूसरे पायदान पर पहुंच गई और पहले नंबर पर इंग्लैंड की टीम ने कब्जा जमा लिया। उधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड में एक पब में भीषण आग लग गई, कोहराम मच गया। 27 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग झुलस गए। चश्मदीद बता रहे हैं जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त वहां लोगों की भारी भीड़ थी, पब पूरी तरह भरा हुआ था, लोग जश्न में डूबे थे। बिजली चली गई, अंधेरा हो गया, एक चिंगारी उठी और लपटों के साथ पूरा पब धुएं से भर गया। आशंका जताई गई कि बिजली सिस्टम में आई खराबी की वजह से वहां चिंगारी उठी और लपटें धधक उठी। वहां के दमकल विभाग ने बताया कि हादसा रात के करीब 12 बजे के आसपास हुआ। 20 मिनट के अंदर सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लपटों ने उस पब में तांडव मचा दिया। वहां से आग की भयानक लपटें निकलती दिखी। ऐसा लगा जैसे वहां एलपीजी के कई सिलेंडर एक साथ फट गए हों। अफरा तफरी के बीच लोग जान बचाकर भागते दिखाई दिए, चीखते चिल्लाते नजर आए। चश्मदीदों ने बताया आग लगने के कुछ ही मिनटों में पूरा पब धुएं से भर गया। जान बचाने के लिए कई लोग उसके पिछले हिस्से में भागे, कुछ लोग बाथरूम की तरफ भागे, लेकिन वहां से उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल सका। एक ने बताया आग लगने से कुछ सेकंड पहले बिजली चली गई थी, अंधेरा हो गया था। बिजली जाने से कुछ देर पहले मंच के पास लगे बिजली के सर्किट से धुआं निकलता दिखाई दिया। इसके बाद एक धमाके की आवाज आई और देखते देखते पूरे पब में धुआं भर गया।
फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, शवों को बाहर निकाला, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दमकल विभाग ने बताया कई लोगों की जान तो दम घुटने की वजह से चली गई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने हादसे वाली जगह का दौरा किया और दुख जताया। उधर ब्रिटेन ने ईरान की IRGC सेना को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। ब्रिटेन की सरकार ने ईरान की IRGC सेना को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। साथ ही IRGC सेना को ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। यूरोप के देश पुर्तगाल में गैंगस्टर राहुल R.K. मीणा ने एक बार फिर किशोर गुजराती नाम के भारतीय कारोबारी को धमकी दे डाली। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और कारोबारी की बहन की गाड़ी पर फायरिंग करने का दावा किया। कुछ दिन पहले किशोर गुजराती पर फायरिंग की गई थी और उस फायरिंग की जिम्मेदारी भी गैंगस्टर राहुल R.K. मीणा ने ही ली थी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में मामूली बढ़त देखने को मिली। शुरुआती दौर में अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से बाजार को झटका लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही निवेशकों की खरीदारी की वजह से बाजार संभल गया। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान तक पहुंच गए। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 47 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 77,616 तक पहुंच गया और निफ्टी 4 अंक की हल्की बढ़त के साथ 24,211 पर बंद हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण सड़क हादसे में एक बच्चे की जान चली गई और एक स्कूटर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां सड़क से गुजर रहे स्कूटर सवार को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और वो उछलकर सड़क पर गिर गया। इस टक्कर के तुरंत बाद वो कार एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हादसे के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया।